नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और खुद सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी 15 घंटे बाद एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। आज दो बड़ी बैठक हुई है। एक इस्तीफा हुआ है, बड़ा या छोटा आप समझ लीजिएगा। और एक नेता का बयान आया है, उससे बड़ा झूठा बयान कुछ और नहीं हो सकता। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन जो दो बड़ी बैठक हुई और 15 घंटे बाद जो क्या हुआ। शिव जी, जो हंगामा मचा हुआ है, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं समय आपसे लूंगा। मेरे हाथ जी। में ये यूजीसी का जो नोटिफिकेशन जिसमें बवाल मचा हुआ है वो है। और सिंपल है, द गजट ऑफ इंडिया। और ये तारीख है मंगलवार 13 जनवरी। मैं तमाम दर्शकों को कहूंगा इसको अच्छी तरह से देख ले। मंगलवार 13 जनवरी की तारीख है और आज इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, ब्रह्मांड के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के सर्वाधिक टैलेंटेड शिक्षा मंत्री, जिन्होंने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 13 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन है। दर्शकों से कहूंगा हमारी बात मत मानिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कब गया और क्या झूठ वो बोल रहे हैं, किस चीज पर विवाद उठा है। इस विवाद को भी मैं थोड़ा सा आपके सामने रख दूंगा। ये विवाद जिस नियम पर विवाद उठा है, वो कह रहे हैं कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरे आपने कागज में लिख दिया, आपने इसके कागज पे दूसरे पेज के तीसरे के सी में आपने लिख दिया है कि जातिगत आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। आपने ये लिख दिया है और आप कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत के संविधान के हिसाब से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूजीसी की जिम्मेदारियों की संविधान की आत्मा को तो बार दिया। अब तो शर्म कर लीजिए। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। शिव जी, अब से पहले संसद का जो भी सत्र होता था, मैंने पार्लियामेंट को कई वर्षों तक कवर किया है। उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी जिसमें सरकार कहती थी कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि वो चर्चा वर्चा कुछ करवाती नहीं है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन फिर भी परंपरा के तौर पर ये कहा था, मीठा मीठा बोलने की आदत होती है, कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन आज तो सरकार ने बेशर्मी से कह दिया कि नहीं, हम आपके मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। अब सोच लीजिए कि यूपी से लेकर लखनऊ तक मोदी सरकार हो या योगी सरकार, इस देशवासियों को लठ बजा रही है और लठ की भाषा में बात कर रही है कि नहीं, हम आपके मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद बड़ी बैठक हुई। सोनिया गांधी ने एक बड़ी बैठक बुलाई कांग्रेस की। और कल से जो संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, वो हंगामेदार सत्र शुरू होने जा रहा है। और बजट सत्र से पहले विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की मंशा समझ गए हैं कि सत्र से पहले मोदी सरकार एक शिगुफा छोड़ती है, उस शिगुफे में फंसाने की कोशिश की जाती है और फिर असली मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई, दिक्कत की बात है कि सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई जाती है। सरकार के नेता प्रधानमंत्री मोदी ने तो जाना ही छोड़ दिया है। लोकसभा में जो उपनेता है राजनाथ सिंह उस बैठक में गए, लेकिन विपक्षी दल समझ गए। उन्होंने कहा कि भैया जी राम जी पे चर्चा करवा लो, एसआईआर पे चर्चा करवाओ। लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि हम जी राम पर और एसआईआर पर चर्चा नहीं करेंगे। और एक और बात है, विपक्षी दलों ने आज एक बात और कही कि भैया एक बात बताओ, सर्वदलीय बैठक में आप बुलाते हो हमें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, आप हमें एक लिस्ट थमाते हो कि ये सरकार का एजेंडा है, ये बिल हम लेकर आएंगे, और सत्र के बीच में अचानक कोई सा एजेंडा उठाकर ले आते हो, कोई सा भी बिल उठाकर ले आते हो। किसी मुद्दे पर हंगामा हो रहा होता है, संसद विपक्षी सांसद वॉकआउट करते हैं, आप अचानक कोई सा बिल लाते हो, उसको पास करवा लेते हो। वो जो मुख्य न्यायाधीश और जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों का जो बिल, जो अधिकारों वाला बिल था जिसमें आजीवन अधिकार दे दिया गया, इस तरह से कई तमाम बिल है। तो आज इसको विपक्षी सांसदों ने समझ लिया। मनरेगा वाला, उड़ीसा के किसानों का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा उठाने की उन्होंने बात कही। सीधे सीधे केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिना किसी सूचना के आखिरी वक्त में बिल पेश करने की सस्पेंस एंड स्टन, ये सिर्फ वही आदत इनकी बन गई। पहले विपक्षी दलों को सदन में चौंकाते थे, अब देश में यूथ को चौंका रहे हैं इस अजीब अजीब तरह का बिल लाकर
कि इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए और सीधे सीधे घेरे कि भैया विदेश नीति की बात बता दो, अमेरिका के साथ जो ट्रेड का समझौता कर रहे हो उसके बारे में बता दो, मनरेगा की फंडिंग के बारे में बता दो, देश को जो एक जातीय युद्ध की तरफ धकेल रहे हो उसके बारे में बता दो, और जो सरकार द्वारा विपक्षी सदस्यों को जो खाली दस्तावेज बांटे गए हैं उन पर भी सरकार का जो मंसूबा है वो स्पष्ट नहीं है। सरकार का एक दूसरा खेला है। तो उसके बाद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई और उसमें एक रणनीति तैयार की गई है। संसद का जो बजट सत्र है शिवजी, वो कल से यानी 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। बीच में एक ब्रेक होता है बजट सत्र की जैसे परंपरा होती है। लेकिन कल नए साल के पहले सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति जो होते हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो वो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को यानी लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगी। एक बड़ा हंगामेदार नजारा, एक बार हंगामेदार दृश्य हमें फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एकजुट हो गया है इंडिया गठबंधन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में। और अब वो सरकार की मंशा समझ गए हैं कि चिट्ठा तो हमें कोई और पकड़ाते हो, सत्र के बीच में कुछ और ले आते हो, और असली मुद्दे पर चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो वोट चोरी की बात हो, चाहे वो एसआईआर की बात हो, चाहे वो अमेरिका की धमकी की बात हो, चाहे अडानी का मसला हो, देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, महंगाई, रोजगार का मसला हो, इस पर आप चर्चा नहीं कराना चाहते और देश को आपने जातीय युद्ध की आग में झोंक दिया है। संतोष जी, बड़ी विडंबना तो यह है कि एक भी मुद्दे पर बात नहीं होती। आज देखा एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया तो क्या कहा कि हमने योगी का नमक खाया है। इसका मतलब एक बात समझ लीजिए कि अब अधिकारियों में भी ये पैटर्न आ गया कि कौन योगी का समर्थक है, कौन मोदी का समर्थक है, कौन भाजपा का समर्थक है। क्योंकि अब वो समझ रहे हैं कि ये 2049 तक की तो हमें गारंटी दे रहे हैं, सत्ता के नजदीक रहने चाहते हैं अधिकारी। तो आप समझ रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन का खेल कितना दुरूह हो गया। जब अधिकारी खुलकर इस्तीफे देने लगे और ये कहने लगे, तो क्या आपको लगता है कि बहुत आसान है चुनाव लड़ना भारत में? अब बड़ा नहीं, विडंबना, चुनाव बड़ा लड़ना ही नहीं है, उन अधिकारी का पूरा कुंडली निकलकर सामने आ गया है शिव कि गलत सर्टिफिकेट से अधिकारी बने हैं। अच्छा, उनमें भाजपाई बनने के पूरे गुण हैं। अपने एसोसिएशन में चुनाव लड़े, हार गए। लोग बता रहे हैं कि एक जमाने में वो अमर सिंह के काफी करीबी हुआ करते, तो नेता बनने के तो पूरे गुण हैं और वो विधायक का टिकट भी चाहते हैं, तो योगी जी की मेहरबानी हो जाएगी तो वो विधायक भी बन जाएंगे। लेकिन अब एक चीज मैं कहता हूं कि बीजेपी कैसे, आपके डिबेट पे जो चर्चा हो रही थी उसमें मैंने इस बात को कहा था कि बीजेपी कैसे जनता को बेवकूफ बनाती है। सत्ता पक्ष भी वही रहती है, विपक्ष भी वही करती है, और चुनाव के बेला में आ जाते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। अब इस जाल से बचने की जरूरत है। हमने एक चर्चा की थी कि यूजीसी के नियम का विरोध किया भारतीय जनता पार्टी के यूपी के विधायक ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण। लेकिन वो जो संसदीय कमेटी थी शिव जी, उस संसदीय कमेटी में कौन शामिल था पता है? इन्हीं ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे जो कि सांसद है करण भूषण। एक भाई संसद की उस कमेटी में बैठकर इसको मंजूरी देते हैं यूजीसी के नियम को, और एक भाई यूपी में बैठ के उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मकर जाल में नहीं फंसना चाहिए। चाहे वो मोदी हो चाहे योगी हो, ये आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन जहां जनता को बेवकूफ बनाने की बात आती है वहां ये सब एकजुट हो जाते हैं, ये सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब एक बड़े जंग की शुरुआत, एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत जो है वो राहुल गांधी 15 घंटे बाद करेंगे। कल 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो एक बड़ा हंगामा हमें देखने को मिल सकता है संसद की कार्रवाई में। हालांकि बीजेपी वाले कहेंगे कि राष्ट्रपति का अपमान हो गया, संविधान का अपमान हो गया। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि एक बार सर्च कर लीजिएगा कि कांग्रेस की सरकारों के टाइम में, यूपीए सरकार के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया था। और इसमें जैसे बजट पेश होगा, बाद में अगले दिन आर्थिक सर्वे आएगा, फिर बजट पेश होगा, ये तमाम चीजें तो होगी। लेकिन अब इस बार का संसद का बजट सत्र मोदी सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। पहले इन्होंने देश को हिंदू मुसलमान में बांटा, उसके बाद अब हिंदू को जातियों में बांट रहे हैं, अब अधिकारियों तक को इन्होंने बांट दिया है। अब पता नहीं क्या क्या बांटना शेष रह गया है, क्या क्या बांटने के लिए अब इनके एजेंडे में अब कौन कौन सी चीजें रह गई है जिनको ये बांटने जा रहे हैं आने वाले दिनों संतोष जी, एक और सवाल है कि जैसे ही कोई योगी की मुखालफत करता है, खिलाफत करता है,
वैसे ही उस पर किसका प्रेशर आता है कि वो कसीदे गढ़ने लगता है, चाहे वो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी हों। और राहुल को फंसाने का कुचक्र कैसे रचा जाता है, कल राहुल ने गमछा नहीं डाला, कितनी तेजी से खबर चली, और जब राजनाथ जी की पिक्चर आ गई, तस्वीर आ गई सामने, तो बैकफुट पर आ गए। अब उन प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होगा जो हिमंता बिस्व शर्मा ने कर दी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में हो गई। आखिर इतना झूठ ये कहां से लाते हैं, इतना मनगढ़ंत कैसे कर पाते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड कहां से लाते हैं, ये डबल इंजन कैसे बनाते हैं, ये डबल झूठ कैसे बोल पाते हैं। नहीं, झूठ बोलने में तो मास्टर ही हासिल है, वो तो आप मान लीजिए। और जहां तक देखिए कि राहुल गांधी का मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि भाई पटका उन्होंने पहना था, जब वो भोजन की टेबल पर जा रहे थे तो उतार के उन्होंने हाथ में रख दिया। ये हाथ में सवाल है, तो यहाँ, हाथ हाँ, में है उनके में। लेकिन इससे पीछे जरा जाइए, उनको नॉर्थ ईस्ट के पटके की याद तभी क्यों आई जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होने वाले हैं? ये सवाल तो पूछना चाहिए ना। उन्हें बिहार और मिथिला के पाक की मखान की याद तभी क्यों आती जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं? उन्हें बंगाल की परंपराओं की और रविन्द्रनाथ टैगोर की याद, पिछली बार का लोकसभा चुनाव याद है, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली थी इन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले, ताकि लोग इनको रविन्द्रनाथ टैगोर समझ लें। तो जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आता है तभी आपको पश्चिम बंगाल से जुड़े प्रतीक चिन्हों की याद क्यों आती है? जब उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव आता है तभी आपको उन प्रतीक चिन्हों की याद क्यों आती है? जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव आता है तभी उनको प्रतीक चिन्हों की याद क्यों आती है? और पद्म पुरस्कारों को भी आपने 28% से ज्यादा पद्म पुरस्कार सिर्फ 4 राज्य से आने वाले लोगों को दे दिए। उसमें असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु है। ये नहीं, मान सम्मान। ताज्जुब तो एक है कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंद के टाइम में सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ लिंचिंग हुई, सबसे ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई, ये सबसे बीजेपी ज्यादा का आरोप आरएसएस, है, ये सबसे ज्यादा, बीजेपी और आरएसएस हाँ का आरोप बीजेपी है। का आरोप, मेरा आरोप नहीं है, मैं बीजेपी का हाँ, आरोप गिना रहा हूं। सबसे ज्यादा संघ के लोग पीटे गए, सबसे ज्यादा भाजपा के लोग पीटे गए, उन्हें पद्म पुरस्कार क्यों दिया गया, पद्म विभूषण। अब आगे आ जाता हूं। मुलायम सिंह यादव को लेकर भाजपा क्या कहते हैं? मुल्ला मुलायम नाम रख दिया था उन्होंने। जी, और जब लगा कि विधानसभा चुनाव में अगर उनको पद्म पुरस्कार देने से कुछ यादव वोट आ सकता है तो उन्होंने दे दिया। आज भी मुलायम सिंह यादव के लिए कोई सभ्य शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते हैं, शिव जी। नहीं, कोई भी जब चर्चा होती है सबसे पहले उनकी अयोध्या की राम मंदिर की गोली वाला कांड याद दिलाया जाता है, जबकि उसी बिल्कुल। गोली कांड को करवाए जाने वाले नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर न्यास समिति के कर्ता धर्ता है। और क्या उन्हीं कहोगे? नृपेंद्र मिश्रा के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में अध्यादेश जारी करवाया था, नियम बदलवाया था। और उन्हीं मुलायम सिंह यादव को, चूंकि मैंने पार्लियामेंट कवर किया है, कैमरा तो पार्लियामेंट के बाहर होता है ना, मीडिया का कैमरा पार्लियामेंट के बाहर होता है। संसद के अंदर जो कैमरा होता है वो संसद टीवी का कैमरा होता है। संसद टीवी के कैमरे उन सब चीजों को कैच करके वो दिखाता नहीं है। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है। मुलायम सिंह यादव जब तक सांसद रहे, उनकी तबीयत भी खराब रही, लेकिन मोस्टली वो सत्र के दौरान संसद के अंदर आते थे। और मैं आपको बताऊं, करीब 30 से 40 भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऐसे थे जो आगे बढ़ बढ़कर मुलायम सिंह यादव का पैर छूते थे। मोदी सरकार के 3-4 मंत्री, नाम लेना ठीक नहीं है अभी, लेकिन मोदी सरकार के 3-4 मंत्री उनका पैर छुआ करते थे। तो आप अंदर कुछ बाहर कुछ, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में राजनीति करनी है। मुलायम सिंह यादव का अपना रुतबा हुआ करता था, लेकिन माहौल बदल गया, मौसम बदल गया। तो आप राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो वयोवृद्ध नेता है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आप उनको गणतंत्र दिवस समारोह में भी जो है वो तीसरी पंक्ति में बिठा दोगे। लेकिन अब जो जनता के लिए जो सबसे बड़ा मसला है उसको हमें एक तरह से समझना होगा। आपने सत्र बुला दिया, संसद का बजट सत्र बुला दिया, और इसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट जो है, अब इस केंद्रीय बजट पे हमें तमाम लोगों को अपनी निगाहें बनाए रखनी। अमेरिका का क्राइसिस है, टैरिफ का क्राइसिस है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है। रसिया से आपने सस्ता तेल खरीदने की बजाय आप अमेरिका से डर और दबाव में आकर महंगा तेल खरीद रहे हैं। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, छात्र विश्वविद्यालयों में पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपने देश में एक जातीय उन्माद पैदा कर दिया है। संकट के इस दौर में
हमारी और आपकी जेब कटने जा रही है, ये बात आप तय मान के चल लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गोदी मीडिया आपको बताएगी कि इतिहास बनाने जा रही हैं। इतनी बार बजट पेश कर चुकी है, लगातार इतनी बार बजट पेश कर चुकी है, लेकिन मेरी और हम सब की नजरें इस बात पर होनी चाहिए कि हमारी जेबों में कितनी कैंचियां वो चला रही है और अलग-अलग तरीकों से हमसे कितना ज्यादा वो टैक्स वसूल रही है। ये संसद का बजट सत्र ये बताएगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, ये हमें और आपको हम सबको जानना होगा और फिर छुपाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन नजर इस बात पे भी बनाए रखिएगा कि कहा यह जा रहा है कि अपने व्यापारिक दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार एक बार फिर से इस हंगामे के दौर में कोई बड़ा जो है प्रावधान ला सकती है, कोई बड़ा जो कानून है वो बना सकती है ताकि वो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा पाए। इन तमाम चीजों पे नजरें बनाए रखनी होगी। नरेंद्र मोदी की आदत को थोड़ी बहुत तो भारतीय जनता पार्टी की आदत को थोड़ी बहुत तो कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल समझ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें सदन के अंदर घेरने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। और चूंकि चुनाव है पश्चिम बंगाल में, चूंकि चुनाव है केरल में, चूंकि चुनाव है तमिलनाडु में, असम में और पुडुचेरी में, और ये जो संसद का बजट सत्र है, देखिए इसका जो पहला चरण है वो 28 जनवरी से 13 फरवरी तक, दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक है। ये जो दूसरा चरण जब चल रहा होगा शिव जी, उसी दौरान इन पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इस बात की ज्यादा संभावना है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा। और दर्शकों को मैं बता दूं कि जब वहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बज रहा होगा, तो जो 28% जो पुरस्कार जो है इन राज्यों से आने वाले लोगों को दिया गया है, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित कर रही होंगी। और फिर बीजेपी का इकोसिस्टम टीवी चैनल पर 24 घंटे दिखाएगा और ये इंश्योर करेगा भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कि वहां के अखबारों में फ्रंट पेज पर वो फोटो छपे, ताकि उसका फायदा उठाया जा सके, उसका लाभ उठाया जा सके। याद रखना चाहिए दर्शकों को कि कर्पूरी ठाकुर की याद इनको तब आई जब बिहार में इनको वोट हासिल करने थे, तब जाकर उनको जो है वो भारत रत्न देने की याद इनको आई। और हर हर राज्य में ये इसी तरह से चुनाव के दौरान अपने तमाम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब तो लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि भैया, जब जब चुनाव आते हैं तब तक हमारे राज्य के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल मत करो, उनका अपमान मत करो। खुद लेके आ जाते हो, फिर कहते तो इसने ये नहीं पहना तो उसने ऐसे नहीं पहना, तो इसने वैसे नहीं लगाया, उसने वैसे नहीं लगाया। खबर प्लान कर देते हो, वीडियो प्लान कर देते हो। और इस देश के लोकसभा के इतिहास में तो पिछले 2-3 सत्रों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जो कभी नहीं हुई। मैं बता देता हूँ, एक बड़ा खबर उड़ी थी, राहुल गांधी ने आंख मारी, राहुल गांधी ने आंख मारी, राहुल गांधी ने बदतमीजी की। संसद टीवी संसद की कार्रवाई को दिखाता है, हालांकि वहां कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी भी कैमरे लगे हैं, बहुत सारी चीजें लगे। उस एक छोटे से वीडियो को रिलीज किया गया। ये संसद के विशेषाधिकार का हनन था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उस समय आईएनएस में था, तमाम मीडिया चैनलों ने खबर फैलाई, खबर चलाई, मेरे पास भी आया। चूंकि मैं उस दिन मौजूद था, ऊपर मीडिया की कार्रवाई कवर कर रहा था, मैंने कहा ये वीडियो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने जो भी किया था वो कांग्रेस के सांसद की तरफ देख के किया था। उन्होंने मोदी सरकार की महिला मंत्री के तरफ देखकर ऐसा कुछ नहीं किया था। और उस समय आईएनएस जो एजेंसी हुआ करती थी, हमने वो फर्जी खबर, हमने वो गलत खबर नहीं चलाई। और बाद में तो खैर अडानी साहब ने ही उस आईएनएस एजेंसी को खरीद लिया। तो मीडिया की हालत आप समझ लीजिए। उसके बाद पिछले सत्र में हुआ, एक हंगामेदार वीडियो रिलीज किए गए, लेकिन वो वीडियो संसद टीवी पर नहीं चला था, वो सीसीटीवी का फुटेज था जिसको बाद में रिलीज किया गया। अब ये समझ में नहीं आता कि संसद टीवी जो है, लोकसभा या संसद भवन परिसर का जो मालिक लोकसभा के स्पीकर होते हैं, मंत्री के पास कैसे वो वीडियो पहुंचे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन इसमें कई लोग संसद टीवी पे वो करते हैं। मैं थोड़ा सा राहुल गांधी से भी कहना चाहूंगा, आप ये कहते हैं कि संसद उनको दिखाता नहीं है, बहुत कम दिखाता है। अब क्या करेंगे भैया, आपको पता है संसद टीवी के पत्रकारों की क्या हालत है जी। 7-7 दिन का एक्सटेंशन दिया जाता है, 1-1 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, 2-2, 3-3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है। ज्यादा इधर उधर करोगे तो अगली बार एक्सटेंशन मिलेगा नहीं। और वो कौन पत्रकार है जिन्होंने पत्रकारिता में 25-25, 30-30 साल, 35-35 साल दिए हैं? वो कौन पत्रकार है जिनके सामने ओम बिरला खड़े तक नहीं होते थे, अरे भाई साहब बैठिए ना, भाई साहब बैठिए ना, ये करते हुए नजर आते थे। आज उनके एक्सटेंशन की फाइल बड़े गजब तरीके से रिलीज की जाती है। नौकरी पर गर्दन पर खतरे की तलवार लटकी है, परिवार सबको चलाना है। अब पता नहीं इसको राहुल गांधी समझ पाते नहीं समझ पाते, लेकिन कल से एक बड़ा हंगामेदार
और एक बात और, वो तो अनुभव तो मुझे खुद ही हुआ था कि संसद भवन परिसर में एक बार हम सबको संसद के सत्र के दौरान एक पिंजड़े में कैद कर दिया गया था। तो मैं भी विरोध स्वरूप उस पिंजड़े में बैठा था। बाद में जब ये हंगामा बढ़ा, जब ये चीजें बढ़ी, तो फिर उसको एक तरह से रद्द कर दिया गया। लेकिन संसद की कार्रवाई में मीडिया का जो रोल है या मीडिया की जो निष्पक्ष भूमिका है, उसको लगातार खत्म किया जा रहा है। और इसके लिए मोदी सरकार से ज्यादा मैं रीढ़ विहीन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को ज्यादा जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी वो दिखा नहीं रहे हैं। वो अपने आप को लोकसभा का स्पीकर बताते हैं और कहते हैं कि मैं कस्टोडियन हूं, लेकिन संसद सत्र की गरिमा और संसद सत्र की कार्रवाई के दौरान की गरिमा को जितना ज्यादा उन्होंने गिराया। और धनखड़ साहब के बारे में आज एक बड़ी गजब खबर आई है शिव। घर नहीं दिया उनको अभी तक केंद्र सरकार ने। वो हर 10वें बेघर दिन है, फोन, नहीं बेघर सुनिए, है। बेघर हैं, फार्म हाउस में रह रहे हैं। वो हर 10वें दिन फोन करके, बड़ा अच्छा मैं देख रहा था, ये भास्कर की खबर है, वो हर 10वें दिन फोन करके अधिकारी से पूछते हैं कि भैया कब मिलेगा, तो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो बहुत काम धाम था, बहुत लंबे समय से खाली था, इसलिए उसका रिनोवेट कर रहे हैं, अभी हमें समय लगेगा। और जब भास्कर के रिपोर्टर ने जाके जो अलॉट हुआ है उनका, वो जाके वहां पे जाके देखा, तो वहां कोई कामकाज नहीं हो रहा है। कितने महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था? जुलाई में दिया है। हाँ, कोई कामकाज नहीं हो रहा है। और जब मंत्री से पूछा गया, विभाग के मंत्री से, तो वो कह रहे हैं कि अरे अभी तो उन्होंने फाइनल ही नहीं किया धनखड़ साहब ने। तो धनखड़ साहब कह रहे हैं कि मैंने फाइनल कर दिया। वो अधिकारियों को फोन करे तो अधिकारी कह रहे हैं बस जी तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा सा काम बाकी है। रिपोर्टर वहां जाता है तो पता लगता है वहां कोई काम नहीं चल रहा। मंत्री से पूछा जाता है तो मंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तक तो धनखड़ साहब ने फाइनल नहीं किया है। तो अब धनखड़ साहब सच बोल रहे हैं कि मंत्री सच बोल रहे हैं कि अधिकारी सच बोल रहे हैं? हालांकि उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मंत्रालय के अधिकारियों में एक डर का माहौल है। उन्हें कहा गया है कि इस सब तथ्य के बारे में कोई बातें बतानी नहीं है। तो धनखड़ साहब बेचारे इस्तीफा दे दिए, सरकारी घर खाली कर दिया। जुलाई से जनवरी का एंड आ गया, मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र भी हो गया और अब तो बजट सत्र भी आ गया है, लेकिन उनको घर नहीं मिल रहा है। ये उनके अपने ही द्वारा बनाए गए उपराष्ट्रपति है। अब धनखड़ साहब ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी को कितना तंग किया था। धनखड़ साहब ने संसदीय परंपराओं को तोड़कर विपक्षी नेताओं को कितना तंग किया था राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन के दौरान। लेकिन पद गया तो बीजेपी उनको अपना मानने को तैयार नहीं है, घर भी देने को तैयार नहीं है। उधार के घर में, विपक्ष के नेता के घर में, फार्म हाउस में वो रहे हुए हैं। अब तो मैं उनको ये कहूंगा कि साहब कितनी बेइज्जती झेलोगे, अब तो मुंह खोल दो कि क्यों इस्तीफा दिया था। चलिए, अब वो मुंह खोले ना खोले, लेकिन हमें देखना है कि 15 घंटे बाद राहुल क्या रचेंगे इतिहास, भाजपा क्या जवाब देगी, और फिर लगातार चलेगा संसद सत्र। कल शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद देखते हैं मोदी की पहली स्पीच क्या होती है जो संसद में घुसते वक्त होगी। उस पर यूजीसी पर क्या सवाल होगा उनका, और उनका शंकराचार्य पर क्या सवाल होगा। हालांकि मीडिया में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री से यह सवाल कर पाए, क्योंकि उनकी जो सदन में जाते समय मनमोहन सिंह की तरह तो है नहीं कि सवाल जवाब हो। उनकी अपनी एक स्पीच तैयार होती है, उसे वो पढ़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अब देखना है कि राहुल गांधी कल 15 घंटे बाद क्या रचेंगे इतिहास, इसकी प्रतीक्षा है। तो फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से भी कहूंगा, कमेंट करके आप अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराइएगा। ये मोदी सरकार है, योगी सरकार है, अब तो खुल के कह रही है अच्छा जनता ने जिताया है, विपक्ष में बैठाया है, लेकिन हम तुम्हारे मुद्दे की बात नहीं करेंगे। क्या ऐसी सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। नमस्कार। धन्यवाद।